अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज जो है वो हम लोगों ने लास्टली होम्योस्टेसिस का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर जो है हम लोगों ने इनिशियली होम्योस्टेसिस पढ़ लिया था। उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी वो हम लोगों ने पढ़ ली थी और उसके बाद जो है ये एग्जांपल्स आ गई हमारे पास। ठीक है, ये हम देख रही थी। नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रही है टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक हो गया। और टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस में पीछे एग्जांपल्स पढ़ी हैं तो एग्जांपल से कुछ हद तक आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास जो होम्योस्टेसिस की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, उनमें मेजरली हमारे पास जो है वो 3 बेसिक कैटेगरीज हैं। ये 3 बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक आपने देखा था जिसमें हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर की जो मेंटेनेंस चल रही थी, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था थर्मो रेगुलेशन का। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास जो चल रहा था, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था आपका वाटर का बैलेंस चल रहा था, जिसमें हमने कहा था कि एंटी डायरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, हाई लो कंसंट्रेशन के साथ जो है वो रिलीज कर रहा होता है यूरिन को, लिया गया था। अच्छा, उसको हमने नाम दिया ऑस्मो रेगुलेशन। जो थर्ड हमारे पास कैटेगरी आ रही थी, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था, ठीक है, दैट वाज एक्सक्रीशन। नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन? अच्छा, टेम्परेचर और वाटर की जो रेगुलेशन है उसको हमने थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा, हमने उसकी एग्जांपल्स पीछे देख ली थी। ठीक हो गया। और एक्सक्रीशन हमारे पास क्या होती है, सिंपली आप ये कह सकते हैं, मैं इसको नेक्स्ट ले जाता हूँ। यहाँ देखिएगा, द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम। अब केमिकल वेस्ट हमारे पास यहाँ पे जो हम स्पेसिफिकली होता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या हो सकता है हमारे पास? हो सकता है अमोनिया हो सकता है यूरिया हो सकता है यूरिक एसिड हो। ये तीनों हमारे पास क्या है, कंसीडर किए जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ये कहाँ से आ रहे होते हैं? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के ब्रेक डाउन से, यानी डीएनए के जो आप कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन से या अक्सर औकात जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हो रही होती हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनके, इसी तरह जो प्रोटीन्स होती हैं, वो क्या होता है, प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपने पढ़ा था अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप एक्चुअल में अमोनिया कॉज कर सकते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ आप कह सकते हैं जो मेजर बायोकेमिकल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन से क्या होता है, हमारे पास अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बन जाता है। अच्छा जी, अब हमने क्या कहा, रिमूवल ऑफ दीज, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विद इन द सेल्स। सही, ये एक चीज जो है वो आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट हमने कहा कि ये 3 तरह का होता है। तो एक बात याद रखनी है हमने कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एनिमल्स, ठीक है, वो एनिमल्स जो प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया, उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्यूनोटैलिक। उन्हें हम क्या कहेंगे, इम्यूनोटैलिक, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग अमोनिया। इसी तरह वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक। ये आपको पूछा जा सकता है, ये आपकी टर्म याद रखनी है। और ये टर्म याद रखनी है, यूरिकोटैलिक। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड। आपको पूछ सकते हैं कि इनमें सबसे हैजर्डस या सबसे डेंजरस जो बायोमॉलिक्यूल है यानी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कौन सा है? यू मस्ट हैव इन योर माइंड के अमोनिया मोस्ट आप कह सकते हैं हैजर्डस है। ठीक हो गया। अच्छा, या डेंजरस है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूरिया यूरिया आ जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे यूरिक एसिड जो है वो आ जाता है। दिस इज व्हाई बिकॉज अमोनिया अगर ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल की बॉडी में 1 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए 500 ml जो है वो वाटर रिक्वायर्ड होता है। 500 ml का मतलब आपने इसको ये भी याद रख लेना है कि अगर 1 ग्राम हमारे पास अमोनिया हो, ठीक है, तो 0.5 लीटर
ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह यूरिया है, यूरिया के लिए अगर हमारे पास 1 ग्राम प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए 50 ml जो है वाटर रिक्वायर्ड होता है, और यूरिक एसिड के लिए 1 ग्राम ओवर 1 ml आ जाएगा। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट जो डेंजरस स्टेज में या डेंजरस लेवल पे आता है वो हमारे पास अमोनिया है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में गॉड फॉरबिड अगर ह्यूमन बॉडी में यूरिया बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब यूरिया को खत्म करने के लिए अगर आधा लीटर वाटर चाहिए, तो इस तरह का ह्यूमन बॉडी का जितना भी वाटर है वो सारा का सारा क्या होना शुरू हो जाएगा, रिमूव होना शुरू हो जाएगा। समझ आ गई? ये एक आपने याद रखना है। अब यहाँ पे ना एंटीटेस्ट में एमसीक्यू होती है, कॉमन वैल्यूज है। एंटीटेस्ट के अंदर जो है वो एमसीक्यू इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे एक सिंपल वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे एक सिंपल वैल्यू दी हुई है, ये सिंपल वैल्यू दी है, ये बुक की लाइंस है, ठीक है। अच्छा, अब इस में एंटीटेस्ट में वो किस तरह से पूछ सकता है, वो आपको वैल्यूज चेंज करके दे सकता है। वो कह सकता है कि जी ये बताओ कि 5 ग्राम अगर हमारे पास अमोनिया हो तो उसके लिए कितना वाटर जो है रिक्वायर्ड होगा। ठीक हो गया? तो हमने कहा 5 ग्राम अमोनिया अगर हमारे पास हो तो उसके लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा। ऑटोमेटिकली आपने सिंपली क्या करना है, अगर 5 ये है तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 2500। और अगर हम इसको जो है वो उसमें कन्वर्ट करते हैं, ये 2500 ml है और लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 लीटर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से पूछ सकते हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं, फर्ज करें मैं यहाँ आ जाते हैं इसमें यूरिकोटैलिक की तरफ। आप पूछ सकते हैं कि इन यूरिकोटैलिक द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इन यूरिकोटैलिक, पहले वो क्या कह रहा है, यूरिया यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको यूटिलाइज करके वो एमसीक्यूज को ले रहा है। अब अगर वो ये कह देता है कि यूरिकोटैलिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो अब यूरिक एसिड का नाम नहीं लेता, वो ये कह देता है कि इन यूरिकोटैलिक लिविंग ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, हमारे पास रिलीज हो रही है, ठीक है, लेट्स सपोज उसको जो जो रिलीज हो रही है, ठीक है, मैं लिखता हूँ कि इन यूरिकोटैलिक, ठीक हो गया, द नाइट्रोजनस वेस्ट released require 100 ml of water to remove how much quantity of nitrogenous waste will be removed। इस तरह से अब अंदाजा कर लें, यहाँ 1 ग्राम, एक 100 ml है, इसका मतलब यहाँ अगर उसने 100 ml वाटर यूज किया तो 100 ग्राम जो है वो क्या करेगा, यूज करेगा इसके लिए 100 ml के साथ वाटर को यूटिलाइज करते हुए। ठीक हो गया? ये आपने एक चीज जो है वो याद रख लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम टेंडेंस में आ चुकी हुई है। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए मैं वही बता रहा था आपको जो पीछे भी, कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स या नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, फिर उनसे अमीनो ग्रुप होते हैं, वो आगे पर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। या यहाँ पे ये याद रखिए कि अमोनिया कौन प्रोड्यूस करते हैं, यानी इम्यूनोटेलिक कौन कौन से, एक्वेटिक में जितने भी हैं एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेस। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किस तरह से हमारे पास जो अमोनिया है यानी इम्यूनोटेलिक है वो आ रहे हैं। इसी तरह मैमल्स के बारे में पूछा जा सकता है, यानी मैमल्स में मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क्स, बोनीफिशेस। ठीक हो गया? अब मोस्ट बोनीफिशेस, सब बोनीफिशेस, ये याद रखना है। मैनी रिप्टाइल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड, ये अमोनिया प्रोड्यूस, यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, ये अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। यू मस्ट हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, इन योर माइंड, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अमोनिया को जो है ना वो हम इस तरह से भी लिख लेते हैं, ये भी आपने याद रख लेना है ऐसे। ये ना वहाँ पे फार्मूला में उसने पूछा हो कि यूरिया का, सॉरी, यूरिया का फार्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए यूरिया को इस तरह से लिखा जा सकता है। आपको पता है शायद यूरिया को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, यानी यहाँ से जो है CO उसको हम कॉमन ले लेते हैं और NH2 को हम जो है वो 2 टाइम लिख देते हैं। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए यूरिया का। हमारे पास, ठीक है, आपको एग्जांपल में पूछे जा सकते हैं इम्यूनोटैलिक। अब ये इम्यूनोटैलिक है, ये यूरियोटैलिक है, ये यूरिकोटैलिक है, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है, फार्मूलाज माइंड में रखने हैं।
पूछा जा सकता है कि यूरिक एसिड फॉर्मूला दे के वो आपसे वो एनिमल्स के नाम पूछ सकता है, ये नाम दे के आपसे पूछ सकता है इसमें कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट होगी, ठीक हो गया। ये पूछ सकता है कि इम्यूनोटैलिक या इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये आपने सारा एक स्केच है जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्ली इसको याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास एक चीज आ जाती है कि लेट्स सपोज जो ह्यूमन है, याद रखना ह्यूमन बॉडी के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है और ह्यूमन बॉडी में एक साइकिल है यूरिया साइकिल जो कि लिवर में होता है। लिवर क्या करता है, इस अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरिया के अंदर। यहाँ में एक्चुअल में जो शो हुआ है ये आपको यूरिया साइकिल शो हुआ है। यूरिया साइकिल एक्चुअल में अकरिंग इन द लिवर, ठीक हो गया, लिवर में हो रहा होता है। और इसमें क्या हो रहा होता है कि सिंपली जो अमोनिया होता है ना उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं यूरिया के अंदर। हाउ इज इट अकरिंग, हमारे पास क्या होता है कि एक प्रिकर्सर होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्निथीन। Ornithine gave rise to citrulline in the presence of ammonia and carbon dioxide. अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी सिट्रुलिन में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्या होगा, अब फर्दर मूव करेंगे तो एक और अमोनिया को ऐड किया जाता है, ठीक हो गया, और सिट्रुलिन को कन्वर्ट किया जाता है आर्जिनिनोसक्सिनेट के अंदर, ठीक हो गया। आर्जिनिनोसक्सिनेट फर्दर कन्वर्ट होता है आर्जिनिन के अंदर, और आर्जिनिन के बाद जो है एक एंजाइम आर्जिनेज है, ये इस आर्जिनिन को ऑर्निथिन में कन्वर्ट करता है बाय द रिलीज ऑफ यूरिया, और ऑर्निथिन फिर आगे सिट्रुलिन में कन्वर्ट। अब ये सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है, यानी सिंपल सा एक साइकिल है। इसमें एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। इन वन साइकिल हाउ मेनी यूरिया, हाउ मेनी सॉरी अमोनिया for one यूरिया is released, ठीक है, यूरिया is used, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, अब देखिए यहाँ पे अमोनिया एक यहाँ पे था, एक दो यहाँ दूसरा यहाँ पे था। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड कितने ऐड हुए हैं जी एक साइकिल के अंदर, ये आपने देखना है कितने हैं, 1 है। अच्छा आर्जिनेज की, ये अब एमसीक्यू जो है वो आ चुका हुआ है। आर्जिनेज की प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, ऑर्निथिन एंड यूरिया। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि जो आर्जिनेज है उस वो कह देते हैं कि इनकी जो कन्वर्ट कर रहा होता है किसको, आर्जिनिन को ऑर्निथिन के अंदर, ठीक है, और यूरिया को जो है वो क्या करते हैं वो भूल जाते हैं। तो आपने यूरिया को अपने माइंड में जो है वो बिठा लेना है, ठीक है, ये किस तरह से जो है वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो हम मूव करते हैं, ये साइकिल आपने याद रख लेना है, ठीक है, यानी एक एक यूरिया साइकिल में कितनी यूरिया प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और सिट्रोलिन किस में कन्वर्ट होता है, ऑर्जिनोसक्सिनेट के अंदर, ये फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, आर्जिनिन के अंदर। आपसे पूछ सकते हैं आर्जिनिन गिव राइज टू ऑर्निथिन, ऑर्निथिन गिव राइज टू सिट्रोलिन। इसको सिट्रोलिन साइकिल भी कह देते हैं बाय द वे, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी है, सिट्रोलिन, ठीक है। तो सिट्रोलिन जो है वो कंसीडर की जाती है हमारे पास के फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। अब मूविंग टुवर्ड, पीछे हम एनिमल्स की तरफ थे, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको ह्यूमन की तरफ लेके आगे। हमने कहा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ह्यूमन में कौन कौन से हैं, ठीक है, तो जरा सोचिए कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो आपका आ जाता है सिंपल लिवर, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्किन, तीसरे नंबर पे आ जाता है जी हमारे पास किडनीज। नो लिवर हमारे पास जो है किस तरह से है, याद रख लीजिएगा, डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर, डिटॉक्सिफिकेशन हो गई ऑफ ड्रग्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, होम्योस्टैटिक बैलेंस, सो ऑन। मैं आगे बताता हूँ कि ये लिवर किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। अच्छा स्किन, स्किन में हमने पढ़ा था दो तरह के स्पेशल ग्लैंड होते हैं, एक हमने पढ़ा था सिबिशियस ग्लैंड होते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स। अच्छा सीबम ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ये जो है वो हमारे पास स्वेट प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो इसमें
एक चीज तो ये याद रखनी है कि एक हमने पढ़ा था इसको इम्यूनिटी के अंदर कि ये दे हैव अ रोल इन इम्यूनिटी। बट यहाँ पे एक चीज और जो याद रखने वाली है वो हमारे पास क्या है कि जो स्किन सीबम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, या स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है, एक तो इस स्वेट के अंदर आपको पता है कि इसकी जो सॉल्टी नेचर होती है, ठीक हो गया, और इसकी ऑयली नेचर होती है, ठीक है। तो अब होता ये है पहले को कि इन चीजों से, यानी स्वेट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो असल में स्वेट में वाटर कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है, साथ सॉल्ट्स भी ज्यादा होते हैं बहुत ज्यादा। तो असल में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है उस सॉल्ट को रिमूव किया जा रहा है किससे, ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। हम क्या करते हैं, सॉल्ट्स आर रिमूविंग। तो एक्चुअल में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उसमें हम स्किन को भी लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक तो थर्मो रेगुलेशन के अंदर स्वेट को प्रोड्यूस कर रहा होता है, या इम्यूनिटी से प्रोडक्शन के लिए स्वेट या सीबम को प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसका यहाँ पे भी रोल आ जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे कि वो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को, एक्स्ट्रा मटेरियल को, एक्स्ट्रा अदर केमिकल चीजों को क्या कर रहा होता है, रिलीज जो है वो कर रहा होता है। ये आपने जो माइंड में बिठा लेना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसी तरह हम आगे अब देखते हैं, ठीक है, हमारे पास के इस तरह से ये चीजें फर्दर आती हैं। तो ये देखिएगा जी, अब ये हमारे पास जो है आपकी जो बुक है उसमें दिया हुआ है, आपका एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, लिवर से रिलेटेड, ठीक है। इसमें ये टेबल आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वैसे तो सिलेबस में इन्होंने इतना ज्यादा नहीं लिखा हुआ, मगर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम लिख दिया है, तो हम फिर इसको फॉलो कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें फंक्शंस हैं और मेजर इफेक्ट्स हैं। सेंसेस में नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक हो गया, ये देखिए प्रोड्यूस कर रहा है। प्लाज्मा लाइक प्रोटीन्स, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, बाइल प्रोड्यूस करता है। लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें में प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, मगर वो यहाँ के लिए जरूरी नहीं है। अब ये क्या है जी, ये स्पोर्ट्स किडनीज इन वेस्ट डिस्पोजेबल, ठीक हो गया। ब्लड क्लॉटिंग मेंटेनिंग, ये एक्चुअल में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन इनके फंक्शंस आगे लिखे हैं। इसी तरह बाइल है, एमल्सिफाई फैट्स, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि फैट्स को जो है वो एमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें बाइल आती है, ठीक है, बाइल डक्ट से, ठीक है। तो उसको फर्दर जो है वो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स वगैरह हैं, ये एक्चुअल में ब्लड केमिस्ट्री को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। स्टोरेज जो है वो ये आयरन की करता है, ठीक है, इसी तरह ग्लाइकोजन की कर रहा होता है। उसके बाद कन्वर्जन कर रहा होता है, आपको पता है ग्लूकोज से उसमें पीछे हमने एग्जांपल भी पढ़ी, ग्लूकोज से ग्लूकागॉन और ग्लूकागॉन से वापस ग्लूकोज। रिसाइकलिंग जो है हमारे पास चल रही होती है किसकी, रेड ब्लड सेल, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन जो भी मैं आपको यहाँ पे बता के आ रहा हूँ, ठीक है। और ये आपने इससे रिलेटेड हो, तो इसमें से बहुत सारे बहुत बहुत दफा जो है वो एमसीक्यू आ चुका हुआ है हमारे पास के जो फंक्शंस हैं लिवर के, उसमें वो पूछ लेता है कि जी स्टोरेज कौन कौन सी चीजों की मेजरली कर रहा होता है लिवर, पता होना चाहिए, आयरन और ग्लाइकोजन की, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास पूछ सकता है कि जी बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, इस तरह लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कौन प्रोड्यूस करता है, लिपोप्रोटीन कौन से जो है वो मॉलिक्यूल, कौन सा ऑर्गन जो है वो मेजरली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये आपने सारी चीजें माइंड में बिठानी है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया जी हमारे पास ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब आपको हमारे पास पता है कि जी अगर मैं इसको देखो सिंपली कि ये मेरे पास जो है, याद रख लीजिएगा, ये राइट किडनी है। आपको पता है कि ह्यूमन में जो है वो पेयर ऑफ किडनी जो है वो होता है, ठीक हो गया। अच्छा, ह्यूमन में क्या है, पेयर ऑफ किडनी। ये राइट किडनी है, ये हमारे पास लेफ्ट किडनी है। नाउ अब ये जो अपर आपको सरफेस नजर आ रही है, ठीक है, उसके अलावा ये एक रीजन होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइलम। मैं इसको यहाँ क्लियर करके लिख देता हूँ, दैट इज हाइलम या हाइलस, ठीक हो गया। ये वो जगह होती है जहाँ से ये ब्लड वेसल्स हो गई और यूरिटर्स वगैरह हो गई, ये क्या हो रही होती है, एंटर हो रही होती है या निकल रही होती है। अब रेड में जो हमारे पास एंटर हो रही है इसको हम क्या देते हैं, ये रीनल आर्टरी है। अब ब्लू में जो इवॉल्व हो रही है इसको हम क्या देते हैं, रीनल वेन, ठीक हो गया। उसके अलावा हर किडनी से यूरिटर जो है वो हमारे पास निकल रहे होते हैं। ये एक यूरिटर है,
राइट, और ये हमारे पास लेफ्ट। उसके बाद हमारे पास ब्लैडर है, रीनल ब्लैडर इसको क्या देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये एक डक्ट होती है, इसको हम क्या देते हैं, यूरिथ्रा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ जो है एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो नॉर्मली किडनी के जो इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास एक्चुअली में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो आपने जो है वो याद रखने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि जी हमारे पास ईच जो है हार्ट बीट है, ठीक हो गया, ईच हार्ट बीट जो है उस पे कितने परसेंट जो है वो हमारे पास ब्लड जो है वो जाता है किडनीज की तरफ, ठीक है, ईच हार्ट बीट पे। अच्छा, यानी ईच हार्ट बीट, ठीक है, या कार्डियक बीट, ठीक है, सप्लाई ब्लड, तो हमने कहा ईच हार्ट बीट कार्डियक बीट सप्लाई ब्लड टू किडनीज डैश परसेंट, ठीक है, तो उसमें आंसर याद रखना है क्या है, 20%, ठीक हो गया। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो हर हार्ट बीट पे उसने क्या दोनों किडनीज कितने हार्ट ब्लड जो है रिसीव करती है, तो टोटल ब्लड का 20%। अगर मैं कहूँ एक किडनी कितना करती है, सिंपल, एक हार्ट बीट पे, तो वो क्या होगा, 10%। बुक में नहीं लिखा हुआ मगर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि 20% ब्लड आ रहा है किडनीज की तरफ, दो किडनी है, 10 एक तरफ चला जाएगा, 10 दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। इसी तरह आपसे पूछते हैं कि जो किडनीज है वो कितने परसेंट बॉडी का टोटल वेट में आ जाते हैं, तो याद रखना है 1%, ठीक हो गया। ये आपने जो है वो एक चीज है वो याद रख लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है क्या कह सकते हैं कि जो फर्दर में एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा जरा यहाँ पे, कि जो किडनी है, ठीक है, इसकी आउटर सरफेस जो है वो एक लेयर होती है जिसके अंदर ये पैक्ड होती है, दैट आउटर लेयर इज फैट लेयर होती है, ठीक है, ये सराउंडिंग में इस तरह से, ठीक हो गया। और ये वाली जो लेयर होती है, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, ठीक हो गया, और इसको हम कहते हैं ग्लूटास एसिका, ये याद रख ले, ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो हर्ज नहीं है। मेजरली क्या चीज है कि किडनी के हर सरफेस के ऊपर एक इस तरह से ट्रायंगुलर शेप के अंदर जो है वो क्या मौजूद होते हैं, आप कह सकते हैं कि जो ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं, दैट ग्लैंड इज इस तरह से, दैट ग्लैंड इज एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक हो गया। और ये हम उसमें पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो पोर्शन है उसके अंदर। नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं हमारे पास जो चीज इससे इंपॉर्टेंट जो पूछी जा सकती है, यूरिटर्स कितने हैं जी, यूरिथ्रा कितने हैं, पेयर ऑफ किडनीज के हवाले से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो चीज इसमें आ जाती है, ठीक है, वो फर्दर आ जाती है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, वो मैं आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अगर हम, अच्छा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखें ये लेफ्ट जो किडनी है ये आपको नजर आ रही है थोड़ी सी ऊपर है एज कंपेयर टू राइट किडनी। व्हाई दिस इज, दिस इज व्हाई बिकॉज याद रख लीजिएगा कि एक्चुअल में लिवर की प्रेजेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ लिवर right kidney is slightly below than the left, ठीक हो गया। लिवर होता है, लिवर की वजह से ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज पूछ सकते हैं कि जो किडनीज है, ठीक है, किडनीज है हमारे पास, ये किस रीजन में मौजूद होती है, एब्डोमिनल कैविटी में या बैक में, या इसको मैं अगर वेंट्रल डॉर्सल कहूँ तो आपने याद रखना है ये किस साइड में होती है, डॉर्सल साइड। या अगर आपको याद हो, हम जब पढ़ रहे थे हम एनीमिलिया वाला, तो एनीमिलिया के अंदर जो है हमने पढ़ा था कि किडनीज, और किडनीज के जो हमने पढ़ा था कि डॉर्सल होता है, वेंट्रल साइड, एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड, होपफुली आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो उसमें जो डॉर्सल साइड है उसमें हमारे पास क्या होता है, किडनी जो है वो मौजूद होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हमने कहा जी कि ये रीनल
ये रीजन जो है रीनल पेल्विस है। ये एक्चुअल में होता क्या है कि ये आउटर रीजन हमारे पास, ठीक हो गया, ये वाला सारा का सारा, इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये होता है जी रीनल मेडुला, ठीक हो गया। इसी तरह ये सारे इकट्ठे हो रहे होते हैं और ठीक है, इनके दरमियान में ये जो रीजन होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इनको हम कंसिडर करते हैं रीनल कॉलम, ठीक है। देन हमारे पास जो है ये यहाँ से, ये देखें, ये एक रीनल मेडुला, ये एम्प्टी हो रहा है इसके अंदर, ये एम्प्टी हो रहा है इसके अंदर, ये एम्प्टी हो रहा है इसके अंदर, ये एम्प्टी, ये जो जगह होती है इसको हम कहते हैं रीनल पेपिलाई। फिर बहुत सारे रीनल पेपिलाई एंटर हो रहे होते हैं एक ऐसे रीजन के अंदर, फनल लाइक स्ट्रक्चर, याद रखना, ये फनल आपको नजर आ रही है, फनल लाइक स्ट्रक्चर, दैट फनल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। उसके बाद क्या आ जाता है, ये यूरेटर आ जाता है, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक हो गया, कि किस तरह से हमारे पास जो आपके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करते हैं, कुछ हद तक आ जाती है किडनी के साइज के हवाले से, तो उसमें आपने याद रखना है कि अबाउट 3 सेंटीमीटर जो है, ठीक है, इसका ओवरऑल जो है वो डायामीटर होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो ये डायमीटर से रिलेटेड एक दफा पूछा गया था, ठीक है, तो ये बस याद रख लीजिए, ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर जो है वो आप ऐसे, ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द किडनी, ठीक हो गया, यानी विड्थ जो एक्चुअल में हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोबारा से मैंने शो किया हुआ है, मैंने क्या आपको बताया, ये है कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, ये है रीनल मेडुला, ये क्या है रीनल कॉलम, ये देखें, ये यहाँ सेंटर हुआ, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ये एक इंडिविजुअली क्या है रीनल पेपिलाई, और ये फनल लाइक स्ट्रक्चर पेल्विस। उसके बाद ये जो है वो ब्लड लेके आ रही है, ये ब्लड लेके जा रही है, ये हमारे पास होगी रीनल आर्टरी, और ये हो गया रीनल वेन, ठीक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। यहाँ पे अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, आपसे पूछ सकती है कि जी ये बताएं हमारे पास कि जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ऑब्वियसली सी बात है, आंसर क्या जाएगा, नेफ्रॉन। डोंट मिक्स नेफ्रॉन विद न्यूरॉन, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये आपने जो है वो प्रॉपर्ली इसको याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सिंपली, कि हमारे पास जो है ये इस रीजन से, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, और ये एक्चुअल में आपका है नेफ्रॉन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, हम आगे पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन हमारे पास क्या होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्चुअल में शो किया हुआ है कि ब्लड किस तरह से जो है वो, ये सर्कुलेशन शो की हुई है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास ये बताया जा रहा है रीनल सर्कुलेशन, जो हमने उसमें पढ़ा था, आपके जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था उसके अंदर देखिएगा, रीनल आर्टरी होता है, फिर सेगमेंटेड आर्टरी था, ठीक है, उसके बाद इंटरलोबर आर्टरी है, फिर एर्कुएट था, फिर इंटरलोब्यूलर था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एफरेंट आर्ट्रियोल हो गया, फिर ग्लोमेरुलस हो गया, फिर एफरेंट है, फिर पेरिट्यूबुलर, फिर यहाँ पे ये वोजा रेक्टा आ जाता है, ठीक है, ये वही स्केच है। और उसके बाद अगेन वही इंटरलोबर आर्क्यूएट इंटरलोब्यूलर, ठीक, इस तरह से सो ऑन रिवर्स जो है हमारा सेगमेंटेड हो गया। ये वो वही सर्कुलेशन है जो कि हमने पढ़ ली थी किसके अंदर, कोरोनरी, उसमें जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक हो गया, सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। और ये आपको शो करने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक्चुअल में किडनी को ब्लड कैसे सप्लाई किया जा रहा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी ब्लड जो है, जब हार्ट
कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कार्डियक कंट्रैक्शन होती है, तो उस सूरत में क्या होता है कि जो ब्लड है ना उसको पूरी की पूरी बॉडी की तरफ सर्कुलेट कराया जाता है, मगर उसमें पूरी बॉडी का सबसे ज्यादा आप ये कहने के लिए वो 20% आप कह लें कि वो 20% किसकी तरफ जा रहा होता है, सिर्फ किडनी की तरफ जा रहा होता है, और हर किडनी 10% रिसीव करती है और उसको फर्दर जो है वो क्या करती है, प्रोसेस करती है। प्रोसेस कैसे कि उसको फर्दर जो है वो आप कह सकते हैं कि जो फिल्टर करती है किडनीज को, किडनीज की बजाय अगर मैं फिल्टर कह दूं, ठीक है, तो फिल्टर्स हमारे पास जो है वो आ जाएंगे, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे we call kidneys as a filter. Why? Because why is it called filter? क्योंकि एक चीज याद रखनी है कि जो फिल्टर्स है ना हमारे पास, इसको मैं अगर आपने सुना होगा कि जब आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद जो कप में डालने से पहले आप उसको फिल्टर करते हैं, वो कहने छन्नी होती है ना, ठीक है, स्ट्रीमर जो होती है हमारे पास, उस वो क्या करती है कि वो जो चाय होती है उसको आगे जाने देती है, ठीक हो गया, इस तरह से होती है ना, कि चाय को जो है वो क्या करती है, वो आगे मूव करने देती है, ठीक हो गया, और जो उसके अंदर जो उसकी एसिडिटी वगैरह होती है, ठीक है, पार्टिकल्स वगैरह तो उनको यहाँ फिल्टर करके नीचे जो है वो इस तरह से आ जाते हैं। सेम किडनी का रोल होता है, यानी ब्लड आता है, ब्लड से मटेरियल को फिल्टर कर लिया जाता है, ठीक हो गया, और ये जो फिल्ट्रेशन, ये जो फिल्ट्रेट होता है, ये फिल्ट्रेट याद रखना कि ये फिल्ट्रेट हमारे पास जो है ये एक्चुअल में वेस्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हैं और स्ट्रक्चर को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं इसको आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ यहाँ पे। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, आपने एक चीज याद रखनी है हमारे पास कि इस तरह से एक सबसे पहले तो स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक हो गया, दैट इज कप लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद इस तरह से एक कन्वलेटेड ट्यूब्यूल होती है, इसको हम कहते हैं PCT, स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये फर्दर एक यू शेप जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है ऐसे, ठीक हो गया, दैट यू शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक हो गया, एक मैं इसमें कह देता हूँ डिसेंडिंग है ये वाला, क्योंकि इसमें जो फिल्ट्रेट होता है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, और ये वाला क्या हो जाएगा, असेंडिंग। उसके बाद एक और कन्वलेटेड ट्यूब्यूल होती है, इसको हम कहते हैं DCT, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। ये फर्दर जो है एंटर हो जाती है, आप कह सकते हैं हमारे पास एक और डक्ट के अंदर, ठीक हो गया, एंड दैट डक्ट लुक लाइक दिस, that is called as CT या CD। CT stand for collecting tubule या collecting duct, ठीक। इसी तरह ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर था इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल,
ठीक। अच्छा, तो ये आपने याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। आपको स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन से भी पूछ सकते हैं हमारे पास कि किस तरह से हमारे पास जो है स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। कप लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा होगा? वुमेन कैप्सूल। और राइट आफ्टर वुमेन कैप्सूल क्या होता है? आप कह सकते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना इसके अलावा ये एक नेफ्रॉन है और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो एक किडनी के अंदर जो है मौजूद होती है। अच्छा, यानी यहाँ से जो आप कह सकते फिल्ट्रेट जो मूव करता है वुमेन कैप्सूल से पीसीटी, फिर ल्यूकोफेलिन, फिर डीसीटी, फिर उसके बाद सीटी। अब सीटी जो है ये बहुत सारी नेफ्रॉन्स के साथ जो है वो अटैच होती है। ठीक हो गया। अब ये नेफ्रॉन का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसके अंदर ब्लड जो है वो हमारे पास आ रहा होता है। अभी हमने देखा एफरेंट आर्टरियोल, ये ब्लड लेके आ रही होती है टुवर्ड द वुमेन कैप्सूल। यहाँ पे आके ना ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ऐसे स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। फिर ये यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, और निकलने के बाद ये बनाती हैं इफरेंट आर्टरियोल। मैंने आपको बताया था एफरेंट ए से आ रही है, इफरेंट ई से एग्जिट हो रही है। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि ये क्या कहती है इस तरह से थॉरोली जो पीसीटी होती है और जो डीसीटी होता है उसको क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। इसको हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। देन हमारे पास पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज के बाद क्या होता है कि ये एक फर्दर ना एक स्पेसिफिक इस तरह से स्पेशलाइज्ड किस्म का एक नेटवर्क बनाता है जिसने इस यू शेप को ना, इस यू को हर अतराफ से जो है ना इसने क्या किया होता है उसको कवर कर लिया। ये स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ आप कह सकते हैं हमारे पास कैपिलरीज है। इसको हम कह देते हैं जी वज़ा रेक्टा। ठीक हो गया। ये आपके माइंड में बैठा होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले जो एक चीज और याद रखने वाली है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने याद रखना है हमारे पास। ठीक हो गया कि जो हमारे पास नेफ्रॉन्स है ह्यूमन में किडनी के एक तो रीजन के लिहाज से हम उसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं। हम कह देते हैं कि हमारे पास जो किडनी है, ठीक है, अब उसमें जो है वो कॉर्टिकल रीजन, ठीक है, जो कॉर्टेक्स होता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये कॉर्टेक्स है। कुछ नेफ्रॉन यहाँ पे होती है, कुछ मेडुला के अंदर होती है, और कुछ नेफ्रॉन जो मैक्सिमम हमारे पास होती है वो उनका हाफ पोर्शन, जब ये देखना मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है, उनका जो हाफ हमारे पास होता है वो इससे ऐसे मौजूद होता है। यानी आधी वो हमारे पास कॉर्टेक्स में होती है और आधी मेडुला के अंदर होती है। यानी उनका लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला के अंदर होता है। अच्छा, वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स के अंदर होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन जो मेडुला के अंदर होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। और वो नेफ्रॉन जिसमें लूप ऑफ हेनले मेडुला में होता है उसको हम कह देते हैं जी जंक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक, ये आपने याद रखना है। तो एक तो याद, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि जो रीनल, ये याद रख लीजिएगा, ये कुछ बुक्स में नहीं होता। ठीक है, अगर एंटी टेस्ट में लंग्स के अंदर है वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम पूछा जाता है। वो क्या है हमारे पास कि जो नेफ्रॉन है ये मेजरली दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है। मेजरली एक हमारे पास होता है जिन्हें हम कहते हैं रेनल कॉर्पसल्स, और दूसरा हमारे पास होता है जिन्हें हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉर्पसल्स में क्या चीजें आ जाती हैं? ग्लोमेरुलस। और रेनल ट्यूब्यूल में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? वुमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले। ठीक हो गया, ये आपने याद रख लेना है।
इसी तरह जो हमारे पास DCT जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है, DCT जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये यानी आप ये कह सकते हैं कि वो जो ट्यूब्यूल का नेटवर्क है वो ट्यूब्यूल सिंपल आ गई, जो अभी हमने यहाँ देखा था, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था हमने देखा, हमने कहा था कि ये जो ट्यूब्यूल्स वाला सेटअप है ये हमारे पास आ गया, इसको हमने कह दिया रीनल ट्यूब्यूल, और जो दूसरा था इनको रेड ब्लड सेल्स ने कवर कर लिया हुआ था, इसमें मेजरली आ गया था रीनल सॉरी ग्लोमेरुलस, ठीक हो गया, ये इसका आ गया स्ट्रक्चर। अब हम मूव करते हैं इसके फंक्शन की तरफ कि जी हमारे पास जो किडनीज है ये क्या रोल प्ले कर रही होती है, नेफ्रॉन सॉरी नेफ्रॉन क्या रोल प्ले कर रही होती है। ओके जी, तो ये हमने अभी स्ट्रक्चर देखा, हमने इसको यहाँ पे अलग से जो है वो यहाँ पे आपके लिए बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो आपने याद रखनी वो क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास ब्लड जो है वो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू आता है ग्लोमेरुलस में, तो यहाँ पे क्या होता है जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये हमारे पास क्या होता है ज्यादा होता है, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ब्लड प्रेशर के बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ से मैक्सिमम ऑफ द मटेरियल जो है वो क्या करता है ये लीव कर देता है और एंटर हो जाता है किसके अंदर है, आप कह सकते हैं वुमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक हो गया, वुमेन कैप्सूल, क्योंकि वुमेन कैप्सूल की वॉल्स होती है वो इस तरह से डिजाइन होती है कि यहाँ से मैक्सिमम ऑफ द मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा फिल्टर हो जाएगा। जब ये फिल्टर यहाँ पे आता है ना तो इस फिल्टर रेट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नाउ अब ये जो फिल्ट्रेट होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है, मैक्सिमम ऑफ द मटेरियल, यानी इसमें क्या हो सकता है विटामिन, इसमें हो सकता है ग्लूकोज, इसमें होता है वाटर, इसमें होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, यूरिया, ह्यूमन में जिस तरह हमने कहा इसको सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट लिख देता हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास आयंस जो है वो हमारे पास होते हैं, ठीक हो गया, और इसी तरह हमारे पास जो है ये आ जाएगा। अब जब ये मटेरियल जो है वो ये फर्दर मूव करता है तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि इसकी सराउंडिंग में जो है वो क्या चीजें मौजूद थी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज थी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज है यहाँ से क्या होता है कि इनकी सराउंडिंग में पेरी ट्यूबुलर यानी पीसीटी जो थी इसकी सराउंडिंग में पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज थी। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करती है यहाँ से मटेरियल को मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेती है, रीअब्सॉर्ब कर लेती है, क्या करेंगे ये रीअब्सॉर्ब जो है वो कर लेंगे। अब उसमें रीअब्सॉर्प्शन में मैक्सिमम चीजें रीअब्सॉर्ब की जाती है, ठीक है, इन ब्लड रीनल इसमें जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की तरह उसमें क्या होता है उसमें विटामिन होते हैं, ग्लूकोज होता है, मैक्सिमम होता वाटर होता है हमारे पास, इसके अलावा सॉल्ट्स होते हैं, आयंस वगैरह होते हैं, यानी मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन याद रखना, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन अकर एट ये एंट्री टेस्ट एमसीक्यू भी है कि मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन अकर तो कहाँ पे होती है पीसीटी के ऊपर होती है, ये याद रखना है। अब पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन हुई तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ना एंडिंग पार्ट ऑफ पीसीटी एंड स्टार्टिंग रीजन ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, एंडिंग पार्ट ऑफ पीसीटी, इसमें अगर मैं मोर रिफाइन करूँ तो मैं इसको क्या कहूंगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये डाउनवर्ड मूव करेगा फिल्ट्रेट को। ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट, ठीक है, याद रखना क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो है वो तो क्या हो गई है फिल्ट्रेट हो गई है। जब वो मैक्सिमम चीजें फिल्ट्रेट हो गई हैं तो याद रखना ये जो एंट्री पॉइंट होता है ना इस एंट्री पॉइंट पे ये जो मटेरियल होता है दैट मटेरियल कंटेन मैक्सिमम नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक हो गया, प्लस वाटर प्लस सॉल्ट्स आयंस वगैरह, ठीक हो गया। ये जो होता है यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये रीजन, तो आपसे पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट किस रीजन पे हम उसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एंडिंग पार्ट ऑफ पीसीटी स्टार्टिंग रीजन ऑफ लूप ऑफ हेनले, अगर इसको रिफाइन करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे क्या होता है हमारे पास के जो आप कह सकते हैं कि जो वेस्ट वो जो फिल्ट्रेट हुआ था उसमें मैक्सिमम चीजें मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन जो है वो कहाँ हो गई है इसमें आपके जो
स्टार्टिंग रीजन के अंदर हो गई है। उसके बाद क्या हुआ कि एंडिंग जो पार्ट था पीसीटी का और स्टार्टिंग रीजन जो डिसेंडिंग ग्लोब फैलने का था, वहां पे हमने उसको नाम दे दिया सिंपली नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हम इसको फिल्ट्रेट नहीं कहेंगे, अब हम इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाउ फिल्ट्रेट भी एक्चुअल में कह सकते हैं, बट ये मोस्ट प्रॉब्लम हम उसको नाइट्रोजनस वेस्ट कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हमारे पास जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इट मूव डाउनवर्ड। अब हमें पता है कि इसकी सराउंडिंग में, ठीक है, वोजा रेक्टा मौजूद है। ठीक हो गया, वोजा रेक्टा मौजूद है। वोजा रेक्टा जो है ना, ये बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की एक कैपिलरीज है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं यहाँ बताता हूँ। ये इसको यहाँ पे गौर से समझ लीजिएगा ताकि वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये फर्ज करें ल्यूकोफेले है, इसकी सराउंडिंग में ये हमारे पास है ब्लड कैपिलरीज यानी वोजा रेक्टा। याद रखना कि ये कैपिलरीज इतनी स्पेशलाइज्ड होती हैं कि इनमें जो ब्लड का फ्लो अगर डाउनवर्ड, इनमें जो ब्लड का फ्लो है अगर अपवर्ड चल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग, ये एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू द लूपोफेले होती है। अब आपको पता है कि लूपोफेले में ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग होता है। ये जो डिसेंडिंग होता है ना, इसके अकॉर्डिंग वाजा रेक्टा में जो है ब्लड फ्लो कर रहा होता है, और इसमें अगर डाउनवर्ड आ रहा होता है तो ब्लड वेसल जो ब्लड है वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है। अब ये क्या होता है कि ब्लड एक दूसरे के क्या काउंटर है, ठीक है। उस सूरत में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ ये क्या करती है, जब एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही होती है तो ये री एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इनहांस करते हैं। ठीक हो गया। और इस में क्या होता है कि मैक्सिमम जो चीजें जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ से री एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। इसी तरह यहाँ से अब ये अबव जा रहा है तो इसकी सराउंडिंग में यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होगा वो हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से मटेरियल फिर निकल के मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेसिस में, ठीक है, दूसरा, और हमारे पास जो है वो किस सूरत में आ जाएगा, हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो ब्लड का फ्लो यानी वाजा रेक्टा के अंदर आ जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक हो गया। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपोजिट फ्लो की वजह से हो रहा था। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जब मटेरियल हमारे पास यानी नाइट्रोजनस वेस्ट डाउनवर्ड मूव करता है तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, याद रख लेना है आपने कि यहाँ से मैक्सिमम ऑफ द वाटर, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द वाटर को क्या कर लेते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, रीअब्सॉर्ब। यू कांट कॉल इट एब्सॉर्ब, ठीक है, आप उसको एब्सॉर्ब नहीं कहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको एब्सॉर्ब नहीं कहेंगे, ये हमेशा रीएब्सॉर्ब होगा। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे पास फिल्टर्ड रीजन से, ये जो फिल्टर्ड रीजन था इससे हमारे पास मटेरियल जो है वो क्या किया जा रहा था, मैक्सिमम जो है वो रीएब्सॉर्ब कराया जा रहा था। ठीक है, यानी मटेरियल यहाँ से फिल्ट्रेट हो गया हुआ है, रीएब्सॉर्ब हो गया, तो यहाँ इस रीजन से फिर रीएब्सॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि रीएब्सॉर्प्शन जो है हमारे पास क्या होगी है, स्टार्ट हो गई है। अब रीएब्सॉर्प्शन कंटिन्यूसली चलती रहेगी और ये लूप ऑफ हेनले में भी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, पीसीटी में भी रहेगी और सीटी में भी रहेगी, टीसीटी में भी रहेगी। ठीक है, तो सारे के सारे जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, चल रही होती है। अच्छा, एक तो याद है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन चल रही होती है तो फर्दर जैसे जैसे ये डाउन मूव करता जाता है तो जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये क्या होता जाता है, हमारे पास मोर कंसंट्रेटेड होता जाता है। ठीक है, मोर क्या होता जाएगा, कंसंट्रेटेड। अब यहाँ पे मैं पहले भी डायग्राम बनाई, यहाँ पे, यहाँ देखें, इस पोर्शन को गौर से देखें, डिसेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को। आपको स्ट्रक्चरली कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने बनाया तो यहाँ यानी ये थोड़ा सा थिक है, ये मैंने थिन बनाया है। ये थिक और थिन का क्या सिनेरियो होता है कि जो ये जो थिन नजर आ रही होती है दैट इज बिकॉज ऑफ लेयर्स सराउंडिंग्स में मौजूद होती है किसके, डिसेंडिंग लूप ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के। प्लस याद रख लीजिएगा इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से कैरियर प्रोटीन जो हमारे पास जो है वो क्या होती है, मौजूद होती है। ठीक है, क्या मौजूद होती है, कैरियर प्रोटीन मौजूद होती है। अब क्या होता है कि इन कैरियर प्रोटीन का काम क्या होता है कि इन पे एक हार्मोन आके एक्ट करता है, दैट हार्मोन इज एल्डोस्टेरोन। ठीक हो गया, दैट हार्मोन इज एल्डोस्टेरोन। ठीक है,
ये आपने याद रखना है कि हमारे पास कौन सा हार्मोन है और किस जगह पे आके एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एल्डोस्टेरोन, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्डोस्टेरोन। आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन है ये एक्चुअल में कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक हो गया। तो जो आपने एक चीज याद रखनी है, जो हमने पढ़ा था कि किडनी के ऊपर, ठीक है, किडनी के ऊपर हमारे पास जो पार्ट था ये वाला, इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये देखिएगा जरा। अब इसमें हमने ये पार्ट पढ़ा किडनी के ऊपर, ये एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड के ना दो पोर्शन होते हैं, एक होता है आउटर, जिसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला होता है इसको हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। ये हम वहां पे भी पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है, डोंट कॉल इट रीनल कॉर्टेक्स, रीनल विल रिलेटेड टू किडनी, एड्रीनल विल रिलेटेड टू एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एक है एड्रीनल कॉर्टेक्स आउटर, एक है इनर एड्रीनल मेडुला। तो मैंने आपको बताया कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन, ठीक हो गया। ये आपके माइंड में बैठा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये एल्डोस्टेरोन हमारे पास जो है ये रिलीज हो रहा है एड्रीनल ग्लैंड से, और एड्रीनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। ये आके एक्ट करता है किसके ऊपर, असेंडिंग लोब फैमिली के ऊपर, किस पे, असेंडिंग लूप ऑफ फैमिली। ये असेंडिंग लूप ऑफ फैमिली पे एक्ट करता है, और असेंडिंग लूप ऑफ फैमिली पे एक्ट करने के बाद क्या होगा हमारे पास, कि ये यहाँ से नाइट्रोजन, जो सोडियम आयंस होते हैं, ठीक है, सोडियम आयंस होते हैं, उनको क्या कर रहा होता है, रीअब्सॉर्ब करा लेता है इन द फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हैं यहाँ पे क्लोराइड आयन भी रिलीज हो रहे होते हैं साथ ही, तो ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हायर क्वांटिटी के अंदर फिर सॉल्ट को एब्सॉर्ब कराया जाएगा, देन ये फिल्ट्रेट मूव करेगा, और यहाँ से जो डीसीटी है यहाँ से भी क्या होता है, मैक्सिमम वाटर को एब्सॉर्ब वगैरह जो है वो करवा लेता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो पार्ट आ जाता है आपका, ठीक है, जो आपने याद रखना है। और इसमें जो याद रखने वाली चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि हमारे पास जो सीटी है, ठीक हो गया, सीटी हमारे पास है, ठीक है। ये आपसे पूछता है यदि एक और हार्मोन होता है, ठीक है, जो वाटर बैलेंस को कर रहा होता है, तो उसमें हमारे पास उसका नाम आ जाता है हमारे पास सिंपली एडीएच या वेजोप्रेसिन। ADH इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है हमारे पास कहाँ से आ रहा होता है, आप कह सकते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, और प्रोड्यूस ये नॉर्मली हाइपोथैलेमस से होता है, यानी हाइपोथैलेमस सेंस करता है वाटर कम है या ज्यादा है, ठीक है, और उससे रिलेटेड ये फिर एंटी एडीएच जो प्रोड्यूस करता है। एडीएच मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्ट कहाँ पे करता है, याद रखना, सीटी या सीडी पे। तो सीटी पे ये एक्ट करता है, और सीटी पे ये एक्ट करने के बाद जो है ये क्या प्रोड्यूस, ये क्या रिलीज करेगा, वाटर को क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब कराएगा। नाउ याद रखना, यहाँ से अब ये जो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हुई है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि वाटर को फोर्सफुली जो बाहर निकाला जाता है, एनर्जी लगा के बाहर निकाला जाता है, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन करवाई जाती है, और यहाँ से फिर रिमेनिंग जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिल्ट्रेट रह जाता है। दैट फिल्ट्रेट क्या करेगा, ठीक है, मैं यहाँ लेके जाऊँ अगर आपको, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, ये देखें, ये फिल्ट्रेट हो गया, क्या हो गया, ये यहाँ से फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स आया, फिर ग्लूकोफेनल से होते हुए, ठीक है, ये मूव किया डीसीटी, डीसीटी से आया सीटी, सीटी से ये इकट्ठा होके आता है रीनल पेपिलाई के अंदर, ठीक है, रीनल पेपिलाई यहाँ आएगा, रीनल पेपिलाई से ये रीनल पेल्विस में जाएगा, रीनल पेल्विस से ये जाएगा किसके अंदर, यूरेटर्स के अंदर, ठीक है। यूरेटर से फर्दर जो हमारे पास ये मूव करता है इसके अंदर ब्लैडर के अंदर, ठीक है, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर के बाद ये मूव करेगा यूरिथ्रा के अंदर, ठीक होगा, यहाँ से बॉडी से रिलीज हो जाता है, ठीक हो गया। ये आपने एक चीज जो है वो याद रखनी है, ठीक है। तो मेजर हार्मोन्स के जो वो नाम याद रखने हैं, कहाँ एक्ट कर रहे हैं, मैंने इनको बड़ा केयरफुली अलग अलग करके जो लिखा है। अब अगर ये जो सारा फंक्शन हमने पढ़ा है
इसको अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो इनको 3 बेसिक कैटेगरीज के अंदर जो है वो हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। और वो हमारे पास क्या आ जाती है, यानी जो फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन, पहले 3 मेजर जो है वो फंक्शन होती हैं। फर्स्ट हमारे पास जो आ जाता है आपका फिल्ट्रेशन, सिंपल, ठीक है, फिल्ट्रेशन। सेकेंड हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड हम कह देते हैं ये सिक्रीशंस। पहले दो की इजीली हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हमने पढ़ा कहाँ पे हो रही थी, यहाँ देखें ये फिल्ट्रेशन हो रही है। इसी तरह फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। अब सिक्रीशंस पे आते हैं कि सिक्रीशंस कहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको ये लेता हूँ सिक्रीशंस के हवाले से, ठीक है। तो ये अब आपको पता है कि हमने लूप ऑफ फैमिली की अगर हम बात करेंगे तो इफ आई से दिस इज लूप ऑफ फैमिली, ठीक हो गया, दिस इज लूप ऑफ फैमिली। अब होगा क्या कि जो हमारे पास लूपोफैली है, इसमें जो ट्यूबुलर एपिथेलियम होती है, यानी ये इंटरनल लाइनिंग होती है ना, ये उसको हम कहते हैं ट्यूबुलर एपिथेलियम। जो ट्यूबुलर एपिथेलियम होती है ये क्या करती है, स्क्रीशंस करती है। मैं स्क्रीशंस को यहाँ पे इस तरह में लेता हूँ, यहाँ पे इसे, ये अब इसने स्क्रीशंस करना शुरू कर दी। स्क्रीशंस क्यों कर रही होती हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि इससे सोडियम आयंस को क्या किया जा रहा होता है, रिलीज किया जा रहा होता है। यहाँ से वाटर जो है वो रिलीज किया जा रहा होता है। तो अब यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड का, यानी सोडियम का रिलीज होगा इन द फॉर्म क्लोराइड है, ठीक है। ये क्या करता है हमारे पास कि जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, आप कह लें हमारे जो आप कह सकते हैं कि जो अच्छा असेंडिंग ग्रुप ऑफ है, ठीक है, इसमें पीएच को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। यानी यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन है इट डिस्टर्ब पीएच। पीएच को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रिलीज किए जाते हैं हाइड्रोजन आयंस। ठीक हो गया, इस तरह से ठीक हो गया। और फिर उन हाइड्रोजन आयन को रिलीज करके इन रीजन्स के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, पीएच को बैलेंस किया जाता है। तो ये थर्ड हमारे पास जो है वो आ जाएगी, आपका रोल जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने प्रॉपर्ली जो है इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। इसके अलावा कुछ परसेंटेज वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, वो आपने जो है वो याद रख लेनी है। ठीक हो गया, यानी आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो ग्लोमेरुलस वगैरह है, ठीक है, इससे फर्दर जो है वो किस हद तक मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हमारे पास हो रही होती है। ठीक हो गया, ये एक चीज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फर्दर मैं मूव करूँ तो लास्ट चीज जो एक इस चैप्टर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक है, ये एक्चुअल में फोन का वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया भी, ठीक है। और उसके बाद फंक्शंस हमने देख लिए, ठीक है। लास्ट चीज हमारे पास आ रही है एक टेम्परेचर के हवाले से। हमारे पास जो है ना एनिमल्स के अंदर किस तरह से या मैमल्स के अंदर जो है वो किस तरह से बैलेंस जो है वो किया जा रहा होता है, ठीक है। तो इसमें बस एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है जो कि आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक हो गया, और वो हमारे पास क्या है कि जो होते हैं ना एनिमल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन हमने पढ़ी, तो हमने बात की टेम्परेचर। टेम्परेचर में एक टॉपिक आता है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन इन मैमल जो है हमारे पास याद रख लीजिएगा कि जो एनिमल्स है ना उनको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। ये स्केच नोट कर लीजिएगा, इसको दूसरी पेपर पे बताता हूँ। यहाँ पे तो हमने क्या कहा, हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए दो मेजर स्ट्रक्चर आ जाते हैं। एक आ जाता है कि हमारे पास जो बेस्ड ऑन एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। और दूसरा हमारे पास आ जाता है कि बेस्ड ऑन, ठीक हो गया, जो सोर्स ऑफ बॉडी
हीट, यानी बॉडी हीट वो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी हीट को। अब इसमें ना ये एक तो स्टार्ट में तो इसको एक्चुअल में ये क्लासिफिकेशन थी, मगर बाद में उसको फर्दर जो है वो स्क्रीन आउट करके ये वाली जो है वो क्लासिफिकेशन रखी गई, ठीक है। अब बेस्ड अपॉन द आप कह सकते हैं मेंटेन कांस्टेंट बॉडी हीट, इसकी बेस पे इसको फर्दर जो है वो दो आप कह सकते हैं ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हम क्या देते हैं पोकिलोथर्म्स होते हैं, और एक हमारे पास जो है याद रख लीजिएगा होमियोथर्म्स होते हैं। मे भी आप लोगों ने पढ़ा हो कि जो हमारे पास जो पोकिलोथर्म्स हैं इनका जो दूसरा नाम हमारे पास होता है उन्हें हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और जो होमियोथर्म्स हैं इसको आपने नाम सुना होगा मे बी वार्म ब्लडेड, ठीक हो गया, वार्म ब्लडेड लिविंग एनिमल्स। नाउ अब इसमें जो पोकिलोथर्म्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें एनिमल्स के अंदर जो है वो आप एग्जांपल याद रखते हैं जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स, ऑल ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है एम्फीबियंस होते हैं, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक हो गया। फिशेस वगैरह हो गई, और रेप्टाइल्स में, ये सारे किस में आ जाते हैं पोकिलोथर्म्स के अंदर, कोल्ड ब्लडेड लिविंग एनिमल्स के अंदर हम इसको कह सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे बुक में भी लिखी हुई है, आप लोग वहां से इसको देख सकते हो, ठीक है। कि इनमें जो क्या होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये फ्लक्चुएट करता है विद द आप कह सकते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। बुक में टर्म लिखी हुई है एम्बिएंट, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं एम्बिएंट, एम्बिएंट हम कहते हैं नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो याद रखना कि इनकी जो होती है ना ये फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं आप ये कह लेंगे बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है, विद नॉर्मल टेम्परेचर के साथ। होम्योथर्म हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास ये मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो आ जाते हैं आपके बर्ड्स आ जाते हैं, और मैमल जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक हो गया। और मैक्सिमम ऑफ द जो है वो आप कह सकते हैं जो एनिमल्स है, ठीक है, वो किस तरह से हीट को बैलेंस कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा एक और इसमें आ जाता है कि जो हम बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ बॉडी हीट है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं एनिमल्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ये आपकी आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि वो ओल्ड क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो क्या है मॉडर्न जो है वो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग जो है आप ये कह लें कि जो एनिमल्स हैं उनको हम तीन ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, तीन ग्रुप्स में। एक हमारे पास जिसको हम कह देते हैं एंडोथर्म्स, दूसरे हमारे पास है एक्टोथर्म्स, और थर्ड हमारे पास है मेट्रोथर्म्स। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है एंडोथर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो है वो आपके आ जाएंगे फिशेस, ठीक हो गया। और इसके अलावा इंसेक्ट्स आ जाते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स मेनली, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एक्टोथर्म की, ठीक है, तो एक्टोथर्म के अंदर जो है हमारे पास जो है वो कौन से आ जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हमारे पास फिश, ठीक है, उसके बाद एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हेटेरोथर्म हमारे पास आ जाते हैं कि ये एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर किस तरह से बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें बैट्स आ जाते हैं हमारे पास, बर्ड्स या हुमिंग बर्ड जो है हमारे पास उसमें कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। एंडोथर्म की अगर हम बाय डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि एंडोथर्म इन एनिमल्स में एंडो इनसाइड थर्म हीट, यानी इन्होंने अपने इंटरनली हीट प्रोड्यूस करनी होती है,
ठीक हो गया, अंदर से ही ये खुद से जो है वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए होती है। एक्टोथर्म क्या होते हैं, ये बाहर से हीट को ले रही होती है। और जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है हेटेरोथर्म्स की, ठीक है, ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नॉर्मली बाहर के, ये आइसो लाइक आप कह सकते हैं, सेम लाइक यानी कि बाहर का और इंटरनल एनवायरनमेंट का इनके ऊपर जो खास इफेक्ट नहीं हो रहा था, ये बाहर अपनी बॉडी को ना जो सस्टेन कर रहे होते हैं एक तरह से, ठीक हो गया, रेगुलेट नहीं कर पा रहे होते, नहीं करती, ठीक है, और बहुत नैरो रेंज होती है, ठीक हो गया। तो ये एक जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन हमने उसमें भी पढ़ ली थी ऑलरेडी स्टार्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्ली देखा था कि किस तरह से वैजो कंस्ट्रक्शन, वैजो डायलेशन जो है हमारे पास, ठीक हो गया। ये आपने जो एक चीज है वो याद रखनी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमने रिवाइज देख लेते हैं। ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जाएंगे, हमने नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर के अलावा किडनी का स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद लिवर, देन ह्यूमन सेक्रेटरी ऑर्गन, यूरिया साइकिल है, फिर उसके बाद, ठीक है। अगर मैं इसको आपको स्टार्ट में लेके जाऊं, ठीक है, तो वो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, या जी इसमें होमोस्टैसिस हमने देख लिया, थर्मोरेगुलेशन में हमने जब भी हमने देखा, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम हमने देख लिया, ठीक है। फिलहाल इसमें डिजीजेस जो है यानी डिसऑर्डर्स है वो नहीं है, या किडनी जो ट्रांसप्लांट का है या डायलिसिस वगैरह है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जस्ट फॉर द सेफ है आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक दफा, और इसमें अगर क्वेश्चन वगैरह को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो मुझे पहले आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।